जिम्मेदारान हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। तकरीबन 5 घंटे से आप तपती दोपहरी में इस सहरा में बैठे हैं। रास्ते में चूंकि आपने इतनी मोहब्बतें दी कि आते आते थोड़ी सी देर हो गई। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। कागरिया वालों, यहाँ बैठे हुए आपके चहेते उम्मीदवार उम्मीदाराम बेनीवाल जी, बायतू के विधायक और आपके हर दिल अजीज नेता हरीश चौधरी जी, फतेह खान साहब, हम सबके सरपरस्त हुसैन फकीर साहब, हमारे बीच में मौजूद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन राजस्थान के एमडी चौबदार साहब, इकबाल साहब, और स्टेज पे बहुत भीड़ है, मैं सबका नाम ले नहीं सकता। मुझे तो आके आज ये अच्छा लग रहा है कि मैं कई सूबों में जितना भाजपा की रैलियों में सामने भीड़ देखता हूं, उतना तो यहाँ स्टेज पर लोग बैठे हुए। ये कमाल है बाड़मेर और जैसलमेर का। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। पिछले दिनों पटौदी एक हरीश भाई के चुनाव प्रचार में आया था, वो भी एक अलग इत्तेफाक था, और आज ही एक अलग इत्तेफाक है कि वो दोनों लोग यहाँ पे साथ बैठे हैं। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत कायम रहे, इसकी दुआ करते हैं। कागरिया वाला, कुछ देर आपके सामने हूँ, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में मेरी नई नस्लें बैठी हैं, तो मैं ऐसे तमाम अपने बुजुर्गों को भी देख रहा हूँ, हम जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 25-50 सालों का माजी भी देखते हैं। मैं उनसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम की कतारों में लगना है, बूथ पर जाना है, और न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें इतनी सीट दे दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, चाहे वो उनके नेता अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, या दर्जनों नाम मैं गिनाऊं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नेताओं के, जो पूरी बेशर्मी के साथ अपने भाषणों में कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट दे दीजिए ताकि हम देश का संविधान बदल सके। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री चुप होकर के अपने नेताओं के बयान सुन रहे हैं और खामोश हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके नेता ये बयान क्यों दे रहे हैं कि उन्हें संविधान बदलना है? वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल लिखे हुए हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद की ख्वाब शामिल हैं, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पसीने से लिखा। आप उस संविधान को बदल देना चाहते हैं। आखिर क्यों बदल देना चाहते हैं? आप इस देश के लोगों का मुस्तकबिल नहीं बदलना चाहते, आप बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते, आप महंगाई नहीं खत्म करना चाहते, आप मुल्क से नफरत का माहौल नहीं बदलना चाहते, संविधान बदलना चाहते। क्यों बदलना चाहते हैं? मेरे भाई गागरिया वालों, आपको बहुत समझदारी और बहुत सियासी बेदारी से काम लेना। आपके यहां लड़ाई दो तरह की है, एक तरफ रील वाले नेता हैं, एक तरफ रियल वाले नेता हैं। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, जितना मैंने आपकी इस लोकसभा को जाना समझा है, एक तरफ हवा में चुनाव लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर रील बनाई जा रही है, लेकिन जो आपके मुद्दों पर रियल में लड़ना चाहते हैं वो लोग यहां बैठे हैं। हरीश चौधरी यहां बैठे हैं, फतेह खान यहां बैठे हैं, उम्मीदवार बेनीवाल यहां बैठे हैं। अब आपको फैसला करना है कि हवाई चुनाव लड़वाना है या फिर जमीनी सच्चाई के साथ चलना है। वो जो हवा में उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको पता है उनके कितने रंग हैं, कितना चोला बदलते हैं,
आपके बीच में आते हैं तो ऐसा आदाब करते हैं कि लगता है कि झुक करके कमर टूट जाएगी, लेकिन जब वहां जाते हैं तो आपके बारे में कैसी बातें करते हैं शायद आपको नहीं पता होगा। अभी पिछले दिनों तो आपने धोखा खाया ना, बना के विधायक भेजा, उसके बाद क्या हुआ? वो जो चिट्ठी से मुख्यमंत्री बने हैं, पर्ची से, उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे कि नहीं खिंचवा रहे थे? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है तेरी डोर किसके हाथ में है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी गागरिया वालों, बाड़मेर वालों, जैसलमेर वालों, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है इस सरकार के इरादे कैसे हैं। इनके इरादे अच्छे नहीं है, इनके मंसूबे अच्छे नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। उनसे बड़ा और सलीके का अदाकारी करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन तो बहुत पीछे हैं नरेंद्र मोदी जी से, कलाकारी के मामले में, अदाकारी के मामले में। भावुक हो जाएंगे, यहां खड़े होंगे तो यहां की बात करेंगे, जोड़ेंगे कश्मीर से, फिर किसी दूसरी जगह खड़े होंगे तो ऐसी बात करेंगे कि लगेगा कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसकी गरिमा और उसकी मर्यादा का रत्ती भर ख्याल नहीं रखेंगे। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े थे, भाषण दे रहे थे, तो बड़ा भावुक हो गए। तो हमसे एक पत्रकार ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? हमने कहा यार वो किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उनको। लेकिन जैसलमेर वालों, बाड़मेर वालों, आपसे हजारों किलोमीटर दूर से चल करके यहां अपना दामन फैला के आपसे यह कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करिए, बड़े मकसद पर अपनी नजर रखिए। इस बार लड़ाई हिंदुस्तान के आईन को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, जमहूरियत को बचाने की है। ये चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। 4 महीने पहले कर लिया तजुर्बा आपने, जो करना था कर लिया। आपको नए झंडे पकड़ना अच्छा भी लगता है, मुझे पता है, आप ही का तो हूं ना मैं, आपके दिल के जज्बात समझता हूं। लेकिन इस वक्त एक्सपेरिमेंट का नहीं है। एक तरफ वो इंसान खड़ा है जो इस देश में एक नारा लगा रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जो एक नारा लगा रहा है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और एक तरफ भाजपा वाले हैं जिन्हें हर बाजार में नफरत की दुकान खोलनी है। ऐसे में आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। और मैं तो आपसे एक बहुत बड़ी बात कहने आया हूं। मुझे याद है 2022 7 सितंबर की वो सुबह, हरीश चौधरी जी भी मौजूद थे, वो सुबह आपको भी याद होगी। कन्याकुमारी के साहिल पर एक शख्स खड़ा था और ये कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान से नफरत कम करने के लिए अपने कदमों के बल 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलूंगा और सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर वो शख्स चलता रहा। मुझसे पत्रकारों ने कहा कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है। एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ सच्चा इंसान खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, और हम सारे लोग उसके सिपाही बनकर के आज आपके बीच में खड़े हैं।
एक तरफ भाजपा के लोग हैं जिन्हें झूठ के अलावा कुछ नहीं आता, वो ऊपर से लेकर नीचे तक। वो भाजपा के एक मंत्री एक गांव में पहुंचे, हरीश भाई, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले गांव वालों आओ, हम तुम्हारी समस्या खत्म करना चाहते हैं। गांव वाले भोले भाले थे आपकी तरह, गागरिया के लोगों की तरह, वो इकट्ठे हो गए। तो मंत्री जी ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्या खत्म करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या। बोले बताओ खत्म कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा पहली समस्या यह है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं। तो मंत्री जी ने फोन निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगे हड़काने फोन पर कि कल तक मुझे इस गांव में एक हॉस्पिटल चाहिए, अधिकारियों सुन लो, कल तक हॉस्पिटल चाहिए। ये कह करके उन्होंने फोन रख दिया। बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। ये है भाजपा के लोग, इन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। 2013 में झूठ का एक नारा दिया था उन्होंने ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और देश ने भरोसा कर लिया। अंजाम क्या हुआ? जो 58 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था वो 100 के पार पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 से 1000 के पार पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, किस चीज पर महंगाई नहीं आ गई? ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। आपको समझना पड़ेगा ये बात। ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। यहां सारे समाज के लोग बैठे हैं, 36 कौम के लोग बैठे हैं। एक लफ्ज होता है उम्मीद, और एक उससे भी ऊपर जाकर के तब फिर उम्मीदा होता है। उम्मीद से भी आगे का एक लफ्ज है। तो आपको प्रत्याशी भी कमाल के मिले हैं। उम्मीदा राम बेनीवाल जी के बारे में मैं बहुत सुनता रहा हूं। आज जब वो बोल रहे थे तो मैंने महसूस भी किया कि निहायत ही शरीफ प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। अब शरीफ इंसान की लाज बचाना आपकी जिम्मेदारी है। शरीफ इंसान की लाज बचाना आपकी जिम्मेदारी है। गागरिया वालों, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। अकोला में था, महाराष्ट्र में, उससे पहले नांदेड़ में था। मैं पूरे देश का माहौल आपको बता रहा हूं। केरल में चुनाव प्रचार के बाद उत्तराखंड था, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, जम्मू कश्मीर गया, महाराष्ट्र गया, आज यहां खड़ा हूं। कल बिहार में रहूंगा, पश्चिम बंगाल में रहूंगा। पूरे देश में एक बात, एक माहौल है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ। एक नारा पूरे देश में है। ये जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं हमें इतनी सीट आ रही है ना, ये वही तो प्रधानमंत्री हैं ना जिन्होंने कहा था 15 लाख आपके खाते में आएंगे। जैसे वो जुमला था वैसे ये भी जुमला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किसी जुमले के झांसे में मत आना, किसी जुमले के झांसे में मत आना। आप बाड़मेर जैसलमेर की ये सीट जिता करके दे दीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी और हरीश चौधरी आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बना करके देंगे आपको। मैं पूरे देश का माहौल देख करके आ रहा हूं, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं। और गागरिया वालों, आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं। आपके बारे में हम दिल्ली में बैठ करके कहानियां सुनते हैं। आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि ए टीम, बी टीम सब एक है। ऊपर का खोल उतारोगे तो अंदर सब एक है, एक जैसे हैं। और आपको बस इतना समझना है कि बार बार गलतियां नहीं की जाती। एक गलती आपने करी और वो गलती भी वक्त और हालात की वजह से हो गई। मैं तो अपने बुजुर्ग से भी कहना चाहता हूं कि आपको आने वाली नई नस्लों के मुस्तकबिल के लिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। गागरिया वालों, कम कहूंगा ज्यादा समझना। आप समझदार लोग हैं, महान बादशाह
बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है। एक फकीर सो रहा है सड़क के किनारे, चादर तान के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और जोर की एक लात उसको मारी और मार के कहा कि अरे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो आपको भी पड़ी, हमको भी पड़ी। 2014 में महंगाई की लात पड़ी, 16 में नोटबंदी की लात पड़ी, उसके बाद जीएसटी की लात पड़ी, उसके बाद चंदा दो धंधा लो वाला एक नया स्कैम आया है साहब। किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे देश को लूटा गया है, एक्सटॉर्शन किया गया है। आने वाले दिनों में देखिएगा आप। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 दिन पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में। और अगर राहुल गांधी ने कहा है तो फिर इसे पत्थर की लकीर समझिए। और मैं तो यहां एक बहुत बड़ी और बहुत संजीदा बात कह रहा हूं। मेरी नई नस्लों, आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे जहनों में भी रिकॉर्ड करके ले जाइएगा, इसे दिल में भी रिकॉर्ड करके ले जाइएगा। मैं आज उम्मेदाराम बेनीवाल जी के लिए, हरीश चौधरी जी के लिए, फतेह भाई के लिए आपके सामने दामन फैला के खड़ा होकर के एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि अरे आप तो वो लोग हैं, सुनिए मेरी बात पहले, बाद में समर्थन करिएगा। आप तो वो लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान रखते हैं इस बात पर ना? रखते हैं इस बात पर ना? अगर इस बात पर ईमान रखते हैं तो मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर पसीने से लथपथ एक टी-शर्ट, एक ट्राउजर में एक शख्स चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अभी उसका पसीना सूखा नहीं है, मैं उसके पसीने की मजदूरी मांगने के लिए यहां पर आया हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। उम्मेदाराम बेनीवाल को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका उम्मेदाराम जी को दिया गया एक एक वोट बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका उम्मेदाराम जी को दिया गया एक एक वोट हरीश चौधरी को मजबूत करेगा, फतेह खान जी को मजबूत करेगा। और उम्मेदाराम बेनीवाल जी को दिया गया आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। और आज मैं आया इसलिए, चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले, मैं सिर्फ चुनाव प्रचार में आपसे गुफ्तगू करने नहीं आया हूं, मैं तो उम्मेदाराम जी का हाथ पकड़ के इन्हें पार्लियामेंट ले जाने आया हूं। और ये कहने आया हूं कि उम्मेदाराम जी आप चलिए, आप लोकसभा में बैठिएगा, मैं राज्यसभा में बैठता हूं। दोनों भाई मिल करके बाड़मेर और जैसलमेर के मुद्दों पर लड़ेंगे। आप लोकसभा में आवाज उठाना, मैं राज्यसभा में आवाज उठाऊंगा। इधर यहां असेंबली में अकेले सब पर भारी पड़ने के लिए हरीश चौधरी साहब बैठे हुए। तो मेरे भाई, बस एक बात कहूंगा कि ये तकसीम होने का वक्त नहीं है, बंटने का वक्त नहीं है। कोई कितनी भी अपीलें करे, कोई कितने भी वीडियोस जारी करे, आप उनसे कहिए कि आपका एहतराम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, आपकी पगड़ी सर माथे पर, लेकिन इस बार लड़ाई हिंदुस्तान के आईन को बचाने की है, लोकल मुद्दों की नहीं है। और मैं तो अपने बड़ों से भी कहना चाहता हूं, कोई समझाए मुझे ये है सियासत कैसी, कोई समझाए मुझे ये है सियासत कैसी, आने वाली नई नस्लों से बगावत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख,
अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी? आज जो ये मौका आया है इसमें गलतियां कहां हुई हैं? गलतियां सुधारी जाती हैं, उन्हें और बढ़ाया नहीं जाता है। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं अपने बड़ों के लिए बेटे की तरह हूं, आपके लिए भाई की तरह हूं। महज 34 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में बैठता हूं। मेरी उम्र भले कम हो लेकिन मेरी आंखों ने मंजर बहुत सारे देखे हैं, तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये बंटने का वक्त नहीं है। आप अगर सेब खाने के चक्कर में आए तो जन्नत से भी निकाले जाओगे, याद रखना। इस चक्कर में मत आना, क्योंकि आप एक लुकमा खाओगे, फायदा किसको होगा? यहां वोट दोगे, वहां दिल्ली में जो ताकतें बैठी हैं उनको फायदा होगा। याद रखना इस बात। मैं आखिर में जाते जाते एक नज्म सुना के जाता हूं। नहीं, आप कहेंगे कि भाषण बहुत सुना दिया इसने। भाषण आपने वैसे भी बहुत सुना। ये न्याय पत्र है जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, सबसे कम उम्र का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। और हमने पी चिदंबरम जी ने, शशि थरूर ने, जयराम रमेश जी ने, इन सब ने मिलकर के हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। जानते हैं ये मैनिफेस्टो क्या कह रहा है? ये मैनिफेस्टो कह रहा है नौजवानों कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30 लाख नौकरियां एक साथ निकाली जाएंगी, पद भरे जाएंगे। ये मैनिफेस्टो कह रहा है कि 25 साल तक के वो नौजवान जो डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, उनको 1 लाख रुपए हर साल बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और अगर मेरी आवाज मेरी माओ बहनों तक पहुंच रही हो तो सबसे बड़ा ऐलान तो उनके लिए है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हर गरीब औरत के लिए, हर गरीब महिला के लिए हर साल 1 लाख रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया जाएगा। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब सिख हो, ईसाई हो, बस गरीब हो और भारत की महिला हो, उसको 1 लाख रुपए। मैं आखिर में एक नज्म सुना करके आपसे विदा लेता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप मुझको मेरी शायरी की वजह से जानते हैं। ये जो मैनिफेस्टो है इसका नाम है न्याय पत्र। आप अगर थक गए हो तो अगले 3 मिनट पूरे जोश के साथ मुझे नजर आइए। जिसके लिए गागरिया जाना जाता है, जिसके लिए गागरिया पहचाना जाता है, यहाँ मौजूद एक एक आदमी हाथ उठा करके ताली बजा के मुझे समर्थन दे। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। ये जो न्याय पत्र है कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। प्यार मोहब्बत की गजब सुन कैमरा निकाला था। मोदी जी भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, बाय बाय। ये युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, फिर ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। गागरिया वालों, 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। आपकी 20 तारीखों के बीच आपसे छोटी सी शिकायत, सुनना मेरी बात को। आपसे जानते हैं मुझे शिकायत क्या है कि आप जब, हाँ सुनिए, आप हिलाते रहिए फ्लैश, लेकिन चुप तो रहिए।
आपसे मुझे शिकायत जानते हैं कि आज सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में राजस्थान की सरकार गिनाते हैं और फिर अगले 2 मिनट में दिल्ली वाली भी गिरा देते हैं। बिरयानी खाते खाते, खाना खाते खाते राजस्थान की सरकार और फिर दिल्ली की सरकार भी बदल देते हैं। लेकिन जिस दिन आपको जा करके वोट देना होता है ना, उस दिन आपको लगता है कि यार धूप बहुत है, लाइन बड़ी लंबी होगी, कौन जाए, उम्मेदराम जी तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। अपने घरों से बाहर निकलो 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, और अपने घरों में ये अहद करो कि एक भी वोट का नुकसान नहीं होने दोगे, सबको लेकर के जाओगे और तब तक लौट के चाय घर में नहीं बनेगी जब तक घर से जाकर के एक एक वोट दे करके नहीं आओगे। क्योंकि इस बार मकसद और लड़ाई दोनों संविधान बचाने की है, जमहूरियत बचाने की है। मेरे आने को जाया मत होने दीजिएगा, नहीं होने दीजिएगा ना। मुझे मायूस तो नहीं करिएगा, मुझे मायूस तो नहीं करिएगा ना। 4 जून को रिजल्ट आएगा, आपकी दुआ रही तो दिल्ली में सरकार भी बनेगी और यहाँ आपका मेंबर आप पार्लियामेंट भी बनेगा। उसके बाद फिर गागरिया आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतारने के लिए। बहुत गर्मी है, आप इस तपती दोपहरी में भी यहाँ खड़े रहे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। हमारे कुछ लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे समाज के मुखिया हैं, आपका विशेष आपका स्वागत है। जुबान साहब, रियाज साहब,